अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 22 करेंगे, जिसमें फाइनेंशियल अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम रेशो के बारे में पढ़ लेते हैं। रेशो बेसिकली क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी है सेम काइंड की, उसकी दो क्वांटिटीज़ हैं, यानी कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। ठीक है, एक ही काइंड की दो डिफरेंट वैल्यूज़ को जो कंपेयर करते हैं। जैसे हम लोग हमारे पास कॉस्ट है 1 डज़न एग की, ठीक है, तो वो जो डिफरेंट कॉस्ट होगी 1 डज़न एग की, उनको जो कंपेयर करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेशो। ठीक है, इसी तरह प्रोपोर्शन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा। रेशो क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, एक काइंड की दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। प्रोपोर्शन बेसिकली रिलेशनशिप होता है दो रेशोज़ के दरमियान। मसलन ये मेरे पास एक रेशो है और एक रेशो ये है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि आपने अभी पढ़ा कि ये बेसिकली रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटीज़ के, दो रेशोज़ के दरमियान। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वजह से आपकी दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो, इंक्रीज़ हो। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट के प्रोपोर्शन लाएगा। या एक इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी, तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो, इंक्रीज़ हो। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी। ठीक है, या फिर एक तो ये केस बनता है, या फिर ये केस बनता है कि डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी जो डिक्रीज़ हो रही है, वन क्वांटिटी वो क्या करे, कॉज करे, उसकी वजह से क्या हो, दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो, डिक्रीज़ हो। यानी कि पहली क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो, और अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी क्या हो, डिक्रीज़ हो। तो ये हमारे पास दो केसेस होते हैं इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्या हो, यानी एक इंक्रीज़ हो रही है वन क्वांटिटी, तो वो क्या करे, दूसरी को क्या करते, डिक्रीज़, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, डिक्रीज सेकंड क्वांटिटी। ठीक है, और या फिर इन डिक्रीज इन वन क्वांटिटी, उससे क्या हो, इंक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी। ठीक है, तो यानी अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, पहली क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब हम एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर कॉस्ट ऑफ 1 डज़न एग है, कॉस्ट है 1 डज़न एग की वो है 60 रुपीज़। ठीक है, 60 रुपीज़ है, तो हमने फाइंड करनी है कि क्या कॉस्ट होगी एग्स की अगर हमारे पास 45, कितने एग्स हम ले सकते हैं, कितने पैसों में, 45 रुपीज़ में। एग्स पहले कितने लिए हैं, अब हम रिलेशन चेक करते हैं। ठीक है, एग्स पहले कितने लिए हैं, 12, 1 डज़न मतलब 12 एग्स लिए हैं, कितने रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में। फिर हमने एग्स फाइंड करने के, हम कितने फाइंड कर सकते हैं, कितने ले सकते हैं, 45 में। ज़्यादा पैसों में ज़्यादा एग्स ले सकते हैं, कम पैसों में कम ले सकते हैं। तो इन डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी क्या कॉज कर रहा है, डिक्रीज़ इन अदर क्वांटिटी, यानी ये क्वांटिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है तो इसकी वजह से ये वाली क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। मसलन मैं एरो लगाती हूँ यहाँ से, ये ऊपर की तरफ लगाती हूँ, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो रही है आपकी, क्योंकि ये क्वांटिटी आपके पैसे कम हो रहे हैं ना, तो पैसे कम होने से आप एग्स भी कम ही ले सकते हैं। तो इस क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने की वजह से ये क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन बनेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए एरो मैंने नीचे से ऊपर की तरफ लगाया है, तो जहाँ से एरो स्टार्ट किया है उसको नोमिनेटर में लिखते हैं, और जहाँ पे एंड किया उसको डिनोमिनेटर में। इज़ इक्वल टू, जहाँ से एरो स्टार्ट किया उसको नोमिनेटर में, और जहाँ पे एंड किया उसको
डिनोमिनेटर में। अब हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे तो ये क्या आ जाता है, x मल्टीप्लाई बाई 60 इज़ इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 12। तो x किसके इक्वल आ जाता है, 12 मल्टीप्लाई बाई 45 और 60 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 9x आ जाता है। तो आप 45 रुपीज़ में 9x ले सकते हैं, ठीक है।